हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस सेशन में हम लोग जेपीएससी मेंस का पेपर 5 इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। और इसमें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सेशन है, इसको ध्यान से देखिए क्योंकि इस बार तो अभी एग्ज़ाम हो गया है, खासकर जिनको नेक्स्ट टाइम देना है। तो ये सब बात जो अभी बताने वाले हैं इस सेशन में आपको, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपका ये क्लियर करने के लिए कि किस तरह से आप आंसर को लिखेंगे तो आप जो है सो भीड़ से स्टैंड आउट कर सकते हैं और आपको बेहतर मार्क्स आ सकता है ना। तो इस सेशन को देखिए, पूरा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो एज़ यूजुअल पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो देख लेते हैं फटाफट इसको, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? तो सारा मेथड यूज़ करते हैं। कुछ कुछ पार्टिकुलर सेक्टर्स के लिए अलग अलग बेनिफिट्स है इन सब मेथड्स को यूज़ करने का, है ना। तो इसलिए जैसे प्रोडक्शन मेथड है, मोस्टली जो प्राइमरी सेक्टर का आपका एक्टिविटीज़ है उसको मेज़र करने के लिए मोस्टली प्रोडक्शन मेथड यूज़ करते हैं। उसी तरह अगर इनकम मेथड देखा जाए तो सर्विसेज सेक्टर में ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और एक्सपेंडिचर मेथड जो है आपका, वो सेकेंडरी सेक्टर या कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए ज़्यादा वो अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव होगा। सेकंड क्वेश्चन जो है वो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी से पूछा गया था। ठीक से लिखा नहीं है वहाँ क्वेश्चन, बट उसका आंसर ए होगा। ये 2010 तक टीएफआर हासिल करना था, 2015 नहीं। उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन से एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दोनों जो है आपका वो सही होगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन आप अच्छे से पढ़े हैं तो उसमें आप देखे होंगे कि टोटल जो है सो 12 पिलर था ग्रीन रिवॉल्यूशन का। ठीक है, 12 पिलर्स पे बेस्ड है ग्रीन रिवॉल्यूशन, और उसमें काफ़ी सारा जो मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स है जो कि उस टाइम के हिसाब से जो मॉडर्न कह सकते हैं आप, अभी नॉर्म हो सकता है बट तभी वो मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स ही कहलाते थे। ठीक है, जैसे कि आप वहाँ पर फार्म मैकेनाइजेशन को ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इनफैक्ट वो भी एक पिलर था आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन का, है ना। तो उसमें भी काफ़ी कुछ इस तरह के इनोवेटिव टूल्स जो हैं यूज़ किए गए थे वहाँ पर, है ना। उसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स भी इसका एक हिस्सा था, तो वो भी जो है यूज़ किया गया था। उसके बाद अ, आप कह सकते हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ वहाँ पर किया गया था। तो ये सब जो है मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स मेरे हिसाब से माना जा सकता है। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ पर मेरे ख्याल से दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए। नेक्स्ट है फादर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, डाल्टन। ओके, उसके बाद बजट 2021 में एक मल्टीपर्पस सीवीड पार्क प्रपोज्ड है किस स्टेट में? तो इसका तमिलनाडु होगा, ये तो आप लोग देख लिए होंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका फिजिकल डेफिसिट, बजट डेफिसिट। अगेन एक सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आपका ए वाला होगा। ठीक है, आपका फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट बेसिकली क्या होता है कि जो बोरोइंग रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट का, उसको डिनोट करता है ना। जो भी बोरोइंग रिक्वायरमेंट है, तो मतलब अगर इसका डेफिनेशन देखिएगा आप, तो आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर में से आपको अगर आप घटा देते हैं रेवेन्यू रिसीट्स और वैसे कैपिटल रिसीट्स जिनसे डेट नहीं क्रिएट हो रहा है, तो आपको फिजिकल डेफिसिट मिल जाता है। ठीक है, तो जो डेट क्रिएटिंग रिसीट्स होते हैं वो यहाँ पर आपका एक्चुअली फिजिकल डेफिसिट में काउंट होता है। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, यही होता है। तो आपका यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट जो है सी ऑप्शन है फिजिकल डेफिसिट के लिए, और सी और डी आपको देख करके भी समझ जाना चाहिए था। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट में से जब आप इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं तो आपको प्राइमरी डेफिसिट मिल जाता है ना। तो आप सी और डी ऑप्शन देख सकते हैं कि एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स लेस बोरोइंग्स, है ना। ये दोनों में कॉमन है ये स्टेटमेंट, बस इंटरेस्ट पेमेंट भी वहाँ पर लेस किया जा रहा है, यानी कि फिजिकल डेफिसिट में से आप इंटरेस्ट पेमेंट को लेस करेंगे तो प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा। बाकी रिवेन्यू रिसीट और बजट डेफिसिट तो बहुत आसान है ना, ये सब तो पता होगा आपको। फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो ए जो है इसका आंसर वो होगा 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का डी। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगेन ये इजी था, है ना। यहाँ पे कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट नहीं होता है, तो बी होगा इसका आंसर, ओनली 1 2 एंड 3। सेवन्थ एट्थ देखते हैं।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कौन सा इसमें से पैरामीटर नहीं है, तो डी है, सारा पैरामीटर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है। एक कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, कोई सोसाइटी से रिलेटेड है, ठीक है, कोई आपका प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन का बात कर रहा है, तो तीनों जो है सो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बहुत सारा टारगेट है, 17 गोल है, 169 टारगेट है, तो ये सब आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए वहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद पॉवर्टी से था क्वेश्चन, इनकम लेवल्स पर नहीं बेस्ड है पॉवर्टी लाइन, ठीक है, वो आपका एक्सपेंडिचर पर है। और उसके अलावा सेकंड जो था नीति आयोग टास्क फोर्स, वो ठीक है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका 2 ओनली होना चाहिए था, है ना, बी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप, तो इसका ए होगा, अ सिचुएशन व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स डिस्करेज द अनएम्प्लॉयमेंट टू गो टू वर्क, अनएम्प्लॉयड यहाँ होना चाहिए था, डिस्करेज द अनएम्प्लॉयड टू गो टू वर्क, है ना, थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक दिखा है इस क्वेश्चन में। ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ 1960 वाज एसोसिएटेड विथ, तो यूज़ ऑफ HYV सीड्स, है ना, वो जो 12 पिलर है उसमें से कहीं भी ट्री प्लांटेशन और फिशरीज डेवलपमेंट का बात नहीं किया गया है, ठीक है, तो यूज़ ऑफ HYV सीड्स होगा यहाँ पर। NDC 1952। उसके अलावा फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए तो RRB एग्रीकल्चर फाइनेंस, ये ठीक है, बाकी सब उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। करेंटली मेंबर्स WTO के 164, अफ़गानिस्तान लेटेस्ट है। उसके बाद स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, ओके। उसके बाद 16th क्वेश्चन, फिजिकल डेफिसिट इज़ दैट पार्ट ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज़ मेट बाय, तो अगेन जस्ट अभी ऊपर डिस्कस किए, जो गवर्नमेंट का लाइबिलिटीज़ होता है, ठीक है, जो बोरोइंग्स होता है, लाइबिलिटी किसको कहते हैं, जो हमको लौटाना है आज नहीं तो कल, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड बोरोइंग्स या लाइबिलिटीज़, है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाता, ठीक है। टैक्स लेकर गवर्नमेंट वो लौटाने के लिए नहीं, गवर्नमेंट पे कोई लाइबिलिटी नहीं बनता है उससे, ठीक है, गवर्नमेंट अपना शेयर बेच रहा है तो कोई लाइबिलिटी नहीं बन रहा है, क्रिएट हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इन दोनों का कंसेप्ट जो है एकदम सॉलिड रखिए, हमेशा आपको कहीं भी PT एग्ज़ाम भी दीजिएगा तो आपको वहाँ पर काम आएगा, ठीक है। तो रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का जो मेन आपको डिफरेंस आता है वो यहीं पर आता है, ठीक है, लाइबिलिटी पर ही आता है, तो उसका जो है सो थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार कॉन्सेप्ट सही से आप लोग। सेकेंडरी सेक्टर में झारखंड स्टेट वैल्यू एडेड एट कांस्टेंट प्राइस, ये 32.8% होगा, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में आपका शुरू में ही पैराग्राफ में बिल्कुल दिया हुआ है, स्टार्टिंग में ही। व्हाट इज़ द गैप इन लिटरेसी रेट ऑफ झारखंड एंड इंडिया इन परसेंट एज पर 2011 सेंसस, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये क्वेश्चन था, हमारा भी ये जो है सो गलत हो गया, उतना ध्यान से पढ़ा नहीं, तो ये जो है सो काफ़ी मतलब यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि जो रीडिंग है वो काफ़ी ज़रूरी होता है, और किसी से भी गलती हो सकता है कि आप जो है सो पूरा क्वेश्चन को अच्छे से देखें नहीं, वो यहाँ पर आपसे पूछ रहा था, ठीक है, जो गैप है, ठीक है, उसको परसेंट में पूछ रहा था, वो गैप जो है परसेंट में कितना है, ठीक है, तो आप जानते हैं झारखंड का 2011 का बात कर रहा है ये, तो झारखंड का जो 2011 में लिटरेसी रेट था 66.41, और इंडिया का जो लिटरेसी रेट था 74.04, ठीक है। इसको पहले तो आपको 66.41 को 77.04 से आपको घटाना होगा, ठीक है, फिर जो क्वांटिटी आएगा उसका आपको इसके रेस्पेक्ट में परसेंट निकालना होगा, ठीक है, तो जब आप निकालेंगे, कैलकुलेट किया मैंने, तो ये आता है, ठीक है, एग्जैक्टली आ जाता है बिल्कुल 10.3%, है ना, तो इसका आंसर जो है 10.3% होना चाहिए था। और सिर्फ अगर गैप का बात करें तो कोई इन दोनों को घटाने पर कोई आंसर आता भी नहीं है आपका, ठीक है, चारों में से कोई भी ये क्लोजेस्ट लगा था, तो जो है सो इसको जो है सो हम लोग सब टिक कर दिए, बट वो गलत होना चाहिए, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है और एक्यूरेटली एक आंसर आ रहा है तो समझ में आता है कि 10.3 ही होना चाहिए था, जिस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, ठीक है। उसके अलावा फिर झारखंड स्टेट कंटिजेंट फूड ग्रेन्स फंड, ये जो है सो 5 kg राइस, जो ऑप्शन डी है वो वाला होगा, ठीक है, इंटरनेट से ही पता चला। उसके अलावा स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में झारखंड का जोग्राफिकल एरिया, ये आसानी था, 29.62%, ऑप्शन सी जो दिया हुआ है आपका, ठीक है। सेक्शन 2 पर अब आ जाते हैं, यहाँ पर नेशनल इनकम और उसका वेरियस मेथड्स पूछा गया है, तो अगेन नेशनल इनकम को पहले अच्छे से बता दीजिए, जो भी नेशनल इनकम के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, स्टार्ट कीजिए बिल्कुल GDP से, और किस तरह से आप NDP NNP पर आते हैं। उसके अलावा
कौन सा, कई सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी जो है नेशनल इनकम को वैसे नहीं कंसिडर करते हैं जैसे कि हम लोग उसको मेज़र करते हैं, ठीक है। तो वो भी सब पार्ट थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते थे। अल्टीमेटली आपको वहाँ पर तो कि चूँकि 40 नंबर के जैसा आपको देना है तो डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स आपको वहाँ पर ठीक ठाक लिखना पड़ेगा। लास्ट में आप फिर मेजरिंग नेशनल इनकम के बारे में बता सकते थे, तीनों मेथड जो है। और उससे पहले आपको ये जीडीपी एनडीपी वाला सारा कुछ बता देना चाहिए था नेशनल इनकम हेडिंग में ही, ठीक है। और उसके बाद फिर आप सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर में ये मेजरमेंट के बारे में बता सकते थे कि कैसे मेजर करते हैं। कंक्लूड कर सकते थे कि किस तरह से नेशनल इनकम का कैलकुलेशन जो है पिछले एक 6-7 साल पहले जो है सो चेंज हो गया है 2015 के बाद से। तो कुछ पॉइंट्स आप उसके बारे में ही बता सकते थे, ठीक है। तो आपका एक होलसम आंसर हो जाता वहाँ पर, ठीक है। तो यही था पहले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है एसे ऑन बजट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ बजट। अब ये क्वेश्चन एसे में जब आप एक पहले नोट लिखिएगा बजट के ऊपर तो वहाँ भी आप कुछ ना कुछ टाइप्स और प्रिंसिपल्स का हल्का फुल्का बात, मतलब ये थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि इसमें रिपीटिशन जैसा चीज़ है ना। वैसे मुश्किल कुछ नहीं था इसमें, लेकिन थोड़ा सा दोनों पार्ट जो है सो एक दूसरे को मतलब कह सकते हैं आप कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बात जो है रिपीट हो जाएगा आंसर में, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन ठीक है, जो लिखे हैं तो अच्छी बात है। बट मुझे ऐसा लगता है कि पहला क्वेश्चन जो है उसमें स्कोप ज़्यादा था लिखने का, है ना। ज़्यादातर लोग लिखे भी हैं नेशनल इनकम, लेकिन दूसरा भी क्वेश्चन वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बजट पे काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है, बजट मेकिंग प्रोसेस वगैरह सब आप बता दीजिए तो अच्छा खासा आंसर बन जाएगा आपका। ओके, सेकंड क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ द एक्सप्रेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ब्रूंटलैंड कमीशन से लेकर जितना आपको इधर पता है एमडीजी एसडीजी कब कब कैसे कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विकास हुआ वो सब आप बता सकते थे यहाँ पर। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से कैसे एसोसिएटेड है, तो अगेन ये सब कई सारा ऐसा पॉइंट्स है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो कि लाइफ बिलो वाटर से कंसर्न करता है, लाइफ एवव वाटर से कंसर्न करता है, ठीक है। और जो भी वहाँ पर का अर्थ का कैरिंग कैपेसिटी हो गया, ओके। और जितना भी चीज़ आप जानते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है, तो वो सब आपको यहाँ पर मेंशन करना था। और यहाँ पर अगर एसडीजी गोल्स वगैरह का आप थोड़ा सा रेफरेंस लेते हुए अगर करेंगे कि बताएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको वेट बढ़िया होगा आपका आंसर में, है ना। जैसे कौन से एसडीजी गोल वगैरह में क्या दिया हुआ है जो मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो एसडीजी गोल, ऐसा नहीं है कि 17 का 17 आपको वहाँ पर लिखना था। तो वो सब थोड़ा सा एसोसिएट करते हुए इस आंसर को लिखना चाहिए था, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का वहाँ पर सिंपली आपको ग्रीन जीडीपी पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। मतलब इन्वायरमेंट फैक्टर जो है उसको अकाउंट करते हुए जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं जो भी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ जो वहाँ पर बनता है इन द प्रोसेस ऑफ जीडीपी, ठीक है। वो जो जीडीपी के प्रोसेस में जो भी एक्सटर्नलिटीज़ है इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो उसके बारे में आपको वहाँ पर बता देना था, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ परेशानी वाला था नहीं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा फैक्चुअल था। तो मतलब अगर याद रहता है आपको अच्छे आप मतलब मेमोरी अच्छा है तो फिर आप 5 ईयर प्लान्स का नोट्स लिखते, वो भी है गुड ऑप्शन, है ना। इतना 12 आपका 2012 से 2017 तक 5 ईयर प्लान्स, हर एक 5 ईयर्स प्लान्स के बारे में आप 3-4 पॉइंट भी लिख रहे हैं, 2-3 पॉइंट भी लिख रहे हैं तो काफ़ी आपके पास मटेरियल हो जाएगा वहाँ पर लिखने के लिए। उसके अलावा स्टार्ट और एंड में थोड़ा सा आपको 5 ईयर प्लान्स के बारे में पूछा है, तो इंडिया का 5 ईयर प्लान क्यों था, क्यों 5 ईयर प्लान शुरू ही क्यों किया, ठीक है, किससे इंस्पायर्ड था, वाई 5 ईयर प्लान्स, हाउ 5 ईयर प्लान्स, है ना। इन सब चीज़ों का अगर आप आंसर कर देते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन तरफ, और बीच में जो है बॉडी में आप सारा 5 ईयर प्लान्स के बारे में बता देते हैं तो सफिशियंट है, अच्छा आंसर आपका हो जाता। इकॉनमी देखिए ऐसा पेपर है कि इसमें डेटा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डेटा अगर आप नहीं लिखते हैं अपने पॉइंट्स में तो थोड़ा सा नुकसान वहाँ पर हो सकता है ना, क्योंकि जो वेग पॉइंट्स है वो लगभग सबको उतना समझ में आता है। ओके, अब इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ही जैसे देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे, है ना, इकोनॉमिक सेक्टर पे, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, ये तो इंडियन इकोनॉमी का ये सब ब्रॉड ब्रॉड जो एरियाज़ है आप सब पे बता दीजिएगा कि क्या इम्पैक्ट किस पे पड़ा है। लेकिन कुछ ना कुछ डेटा जैसे जैसे आप देते रहेंगे, है ना। इकोनॉमी का हर चीज़ हिस्सा होता है, सिर्फ सेक्टर्स ही नहीं है, ठीक है।
काफ़ी कुछ है इसमें। एफडीआई है, आपका फॉरेक्स रिजर्व है, इन्फ्लेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये सब जितना चीज़ आप विथ डेटा अगर अपना आंसर में दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि सारे में ही आपको कुछ ना कुछ डेटा देना है, लेकिन हाँ कुछ में देना चाहिए, इससे आंसर का थोड़ा सा वेट बनता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। उसी तरह देखिए, रीसेंट एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो रीसेंट लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बस एकदम पिछले साल ही होना चाहिए। रिसेंट मतलब हाल फिलहाल में, है ना, जो न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स है। ओके, तो उसके बारे में आप वहाँ पर बता सकते थे, है ना। इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी रिफॉर्म्स हुआ है एग्रीकल्चर में, ठीक है, वहाँ पर आप जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह था उसके बारे में बता सकते थे। ठीक है, उसके बाद आपका इनपुट्स में या फिर आउटपुट्स में, आउटपुट्स यानी कैसे मार्केटिंग वगैरह में क्या क्या रिफॉर्म्स आया है उसके बारे में बता सकते थे आप। एपीएमसी के बारे में बता सकते थे, ई नाम के बारे में बता सकते थे, है ना। और तो ये सब चीज़ आपको एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स में करना था वहाँ पर। थोड़ा सा शॉर्ट में आप फार्म लॉस जो रिसेंट अब नहीं रहा, रिपील हो गया, उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते थे। ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा शॉर्ट, मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा उसको शॉर्ट ही रखा जाए तो चलेगा, क्योंकि डेफिनेटली वो अब है नहीं, तो अ, वो जो है सो रिफॉर्म में अब काउंट होता नहीं है। ठीक है, तो उसको जो है सो थोड़ा कम ही वजन देंगे। लेकिन आप हर एक फील्ड में, ठीक है, एग्रीकल्चर से संबंधित जैसे ही क्वेश्चन आता है तो इनपुट और आउटपुट दो तरफ उसको बांट लीजिए, और प्लस जो एग्रीकल्चर प्रोसेस है ना, तीनों के बारे में सोचिए तो आपको ध्यान में वहाँ पर आना शुरू हो जाता है कि क्या क्या हो सकता है इनपुट में। जैसे सीड हो गया, इरिगेशन हो गया, पावर हो गया, हर फील्ड में कुछ ना कुछ आपको जो है सो रिफॉर्म होता है ना। अब कुसुम स्कीम चलाया था, सोलर पंप वाला जो था वो। ठीक है, अगेन वो एक इनपुट में आप रिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से सोलर को या जो नया सोर्सेस ऑफ एनर्जी है रिन्यूएबल, उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है एग्रीकल्चर में, है ना। उसके अलावा फिर टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात कर सकते थे, आपके हॉट नेट वगैरह जो हॉर्टिकल्चर वगैरह में यूज़ हो रहा है उसके बारे में भी डिस्कस करते। काफ़ी डिस्कशन, ये दोनों क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब इसमें एम्पल स्कोप है। 40 के बजाय 80 मार्क्स का भी होता तो काफ़ी कुछ लिखने के लिए था। ग्लोबलाइजेशन का भी इम्पैक्ट है तो उस पर लिखने के लिए पूरा आसमान है आपके पास। ठीक है, कितने बढ़िया से आप कितना पॉइंट लिखते हैं, लेकिन वही है कि वर्ड लिमिट में रह कर लिखना होता है, और प्लस आपके पास अनलिमिटेड टाइम भी नहीं होता है वहाँ पर, है ना। तो ये जो है इन बातों का ध्यान रखते हुए जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए और अपना आंसर लिखना होता है वहाँ, है ना। तो ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इस तरह से आप कर सकते थे, और अच्छा था ये दोनों क्वेश्चन। ओके, काफ़ी जनरल देखने से लगता है, लेकिन इसमें लिखने के लिए काफ़ी कुछ था। उसके बाद, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पब्लिक बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, डिस्कस द रिसेंट ट्रेंड्स इन द डेट सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर्स ऑफ झारखंड। ये जैसे ही वहाँ पर क्वेश्चन दिखा था तो लगा कि ये कहीं तो सुना सा लग रहा है। एक्चुअली ये आपका जो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे था उसका जो सेकेंड चैप्टर है ना, फिजिकल डेवलपमेंट्स एंड स्टेट फाइनेंसेस, उसमें ये दिया हुआ था दोनों। अगर मतलब आपको डेटा चाहिए तो वहाँ पर सब कुछ दिया हुआ था। ठीक है, वहाँ पर डेट सस्टेनेबिलिटी करके टॉपिक ही है एक पूरा, है ना। और पब्लिक बोरोइंग्स, जैसे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पब्लिक बोरोइंग्स, क्लियरली वहाँ पर लिखा है द सोर्सेज ऑफ पब्लिक बोरोइंग्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इज सच सच एंड सच, है ना। तो उसी में वाट लगा कर यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दिया है। लेकिन मेरे ख्याल से 40 नंबर के क्वेश्चन में उतना मैटर नहीं होता किसी के पास, और प्लस वो सब चीज़ कोई रिवाइज करके जाता नहीं है। वो सब कभी लोग एक आध बार पढ़ा, कोई तो पढ़ा, नहीं तो अ, वैसा कुछ उसमें था नहीं कि नहीं लिख पाए तो कोई बहुत बड़ा क्राइम हो गया वहाँ पर, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ये टफ क्वेश्चन था। मैंने बस आपको सोर्स बता दिया कि वहाँ पर है ये सब कुछ दिया हुआ, डेट सस्टेनेबिलिटी वगैरह के बारे में और पब्लिक बोरोइंग के बारे में। लेकिन काफ़ी मुश्किल सवाल ये है। ठीक है, आसान आपका नेक्स्ट था, चैलेंजेस फेस्ड बाय झारखंड। अगेन सेम यहाँ पर भी ग्लोबलाइजेशन, और वो जो पिछला क्वेश्चन आपका था एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स न्यू जनरेशन, बिल्कुल उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखने से बहुत आसान लग सकता है। इसमें 10 पॉइंट मैं लिखूँगा तो बिल्कुल अलग हो सकता है, आप लिखेंगे तो बिल्कुल अलग हो सकता है यहाँ पर। लेकिन अगेन बात वही है कि आपका जो पॉइंट है कुछ ना कुछ डेटा के साथ सपोर्टेड होना चाहिए। और अगर आप झारखंड इकोनॉमी प्रिपेयर करके गए थे तो इस क्वेश्चन को लिखने में आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं होता, डेटा का कमी नहीं पड़ता। वहाँ पर आपको हेल्थ इंडिकेटर झारखंड का पढ़ना ही था, है ना। और मेल न्यूट्रिशन, एजुकेशन, और जो भी इकोनॉमी का विभिन्न पैरामीटर्स है आपको सब, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सब वहाँ पर था।
है ना। तो जो भी चैलेंजेस आप लिखते अपने आंसर में तो कहीं ना कहीं डेटा आपको वहाँ से याद आ जाता। ठीक है, जैसे कि अब मान लीजिए लिटरेसी का ही बात कर रहे हैं तो आप वहाँ पर बता सकते थे कि लिटरेसी का क्या स्टेटस है झारखंड में। और प्लस मान लीजिए पॉवर्टी का बात कर रहे हैं तो जस्ट अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया था, उसमें पता चला कि सेकेंड सबसे पुअरेस्ट स्टेट है। तो कहीं ना कहीं आप उसको रिलेट करते हुए ये सब बता सकते थे। इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस के बारे में बता सकते थे, ठीक है, कि क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ समस्या है। उसके अलावा एल के बारे में बता सकते थे, ओके, कितना डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड है यहाँ पर एल से, उसके बारे में बता सकते थे। उस पर भी रिसेंट करेंट अफेयर्स था एक कि 16 डिस्ट्रिक्ट्स जो है यहाँ पर झारखंड में अभी अफेक्टेड है। तो ठीक है, इसमें काफ़ी स्कोप था लिखने का। और सब कुछ उसके बाद जो है स्किल डेवलपमेंट पे आप बात कर सकते थे, है ना। उसके बाद आप सेविंग्स रेट पे बात कर सकते थे। लो पर कैपिटा इनकम है तो सेविंग्स रेट कम है, तो इंटरनल फाइनेंस जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का नहीं हो पाता है ना। तो काफ़ी कुछ था इसमें लिखने के लिए, सारा रिकॉल करना भी आसान नहीं है, इतना ज़्यादा इसमें पॉइंट्स है। तो बस डिफरेंशिएटिंग फैक्टर वही है कि आप जो है अपना जो भी पॉइंट्स लिखते हैं उसमें आप कुछ डेटा देने का कोशिश अगर किए हैं तो अच्छा है। और फ्यूचर में जो भी देख रहे हैं इन वीडियोस को तो कुछ महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं कहना है हमारा कि आप सारा मतलब अब डेटा ही रटते रहिए बैठकर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुख्य मुख्य डेटा आपको पता होना चाहिए, है ना। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, मेल न्यूट्रिशन, ओके, ये सब अनएम्प्लॉयमेंट। और उसके बाद भी कुछ और हेल्थ इंडिकेटर्स वगैरह है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब ज़रूरी है आंसर में आपको डालना वहाँ पर। नहीं तो ऐसे तो पॉइंट्स आप, ऐसा तो कुछ है नहीं। अभी झारखंड के लड़के को अगर आप 10th 12th या ग्रेजुएशन में अभी जस्ट एंट्री गए होंगे, उनको भी ये क्वेश्चन दीजिएगा तो वो भी कुछ ना कुछ 10-15 पॉइंट आपको दे देंगे कि ये समस्या है झारखंड में, है ना। लेकिन आपका आंसर जो है सो यहाँ पर पीटी पास किए हुए 4,000 बच्चों में कंपेयर होने वाला है, ठीक है, एग्जामिनर के पास। तो कहीं ना कहीं आपका आंसर थोड़ा सा दूसरों से अलग होना चाहिए, भीड़ से अलग होना चाहिए, ठीक है। और कुछ अगर इनोवेटिव आप फीचर वहाँ पर, मतलब जैसे कि कुछ भी सर्कल बना दिए, आप बता दिए कि चैलेंजेस में क्या हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ठीक है, तो एक सर्कल बनाकर आप लिख दिए एक सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, फिर थोड़ा सा आप उसको ब्रांचेस कर दिए और 2-4 पॉइंट लिख दिए। तो ये सब कुछ इनोवेटिव तरीका होता है, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है आपके आंसर सीट में, है ना। तो अगर ये सब आप यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा आपका आंसर दूसरों से अलग हो सकता है। आपको 1-2 मार्क्स भी अगर हर एक क्वेश्चन में दूसरों से अलग मिलता है तो अब इकोनॉमी में आपको 4 क्वेश्चन लिखना था, है ना, 2 मार्क्स भी ज़्यादा मिल रहा है तो आप 8 मार्क्स का डिफरेंस हो जाएगा आपका और दूसरे कॉपी में, है ना। तो ये सब काफ़ी जो है सो ध्यान रखना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। और इन सबको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है कि ये सब बिल्कुल वेग क्वेश्चन था और बहुत आसान था और सबको आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आसान तो है, रहता ही है अ, सामने से देखने से, लेकिन आपका कंटेंट बहुत मैटर करता है क्योंकि वहाँ पर आपका अच्छे अच्छे लोगों के साथ आपका कॉपी जो है वहाँ पर कंपेयर होने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस देख लिए हम लोग, कैसे क्या आपको लिखना चाहिए या करना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरे पेपर का चर्चा करते हैं, पॉलिटी का, उसके बाद फिर हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कर लेंगे, ओके। तो आई होप कि आपको इस सेशन से कुछ और क्लियर हुआ होगा। कल भी एक वीडियो बनाए थे वो पेपर 6 वाला, तो उसको भी देखिएगा अगर नहीं देखे हैं तो, वहाँ भी आपको कुछ काम का बात पता चलेगा, आंसर राइटिंग और या फिर किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, क्वेश्चन को कैसे लिखना है, उन सब बारे में। ऑलराइट, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।